घोंसला। अधेड़ उम्र की कविता के घर के बाहर आंगन में एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर कई पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। कविता रोज सुबह सुबह पक्षियों को दाना डालती और पक्षी भी रोज अपने घोंसलों से निकलकर दाना चुगने आते थे। आज कविता के छोटे बेटे अमित की शादी थी। कविता बहुत खुश थी, लेकिन बेटे अमित का चेहरा उदास था क्योंकि उसके बड़े भाई शादी में नहीं आए थे। बड़े भाई की कमी अमित को बहुत खल रही थी। रिश्तेदारों ने भी ये पूछ कर कि बड़ा बेटा और बहू शादी में क्यों नहीं आए, कविता की नाक में दम कर दिया था। सही कारण तो कविता किसी को बता नहीं सकती थी, इसलिए उसने रिश्तेदारों की बात को टालते हुए कहा, बच्चे की परीक्षा का समय है, इसलिए वे लोग नहीं आ पाए। उसकी परीक्षा खत्म होते ही आ जाएंगे। लेकिन लोग चुपचाप कहाँ होने वाले थे। कानाफूसी चल ही रही थी। पंचायत करने के लिए सभी उतावले हो रहे थे। कोई कहता सास बहू में बनती नहीं होगी, इसलिए बड़ी बहू नहीं आई। कोई कहता कविता स्वभाव से ही बहुत तेज तर्रार है, झगड़ा हो गया होगा, देखना कुछ ही दिनों में छोटी बहू भी चली जाएगी। धूमधाम के साथ अमित की शादी संपन्न हो गई। अपने भाई भाभी की कमी को महसूस करता हुआ अमित अपने साथ अपनी पत्नी को ब्याह कर घर आया था। अमित घर की हर बात जानता था। छोटी से छोटी बात पर अपनी माँ और भाभी के बीच होने वाली तू मैं कैसे बड़े झगड़े का रूप ले लेती थी, उसे सब याद था। बात कभी बड़ी होती ही नहीं थी, उसे बात का बतंगड़ बना दिया जाता था। इस तरह लगभग हर रोज ही घर में महाभारत छिड़ जाया करती थी। अमित चिंतित था। वो सोच रहा था कि माँ को तो वो बदल नहीं सकता, पिताजी है नहीं, वरना माँ को समझाते। इसलिए वो सोचता था कि उसकी पत्नी गीता का स्वभाव समझदारी, विनम्रता और सहनशीलता वाला होना चाहिए। अभी वो गीता को जानता ही कितना था। कोई लव मैरिज तो की नहीं थी जो पहले से ही उसका स्वभाव जानता पहचानता हो। सब कुछ राम भरोसे ही था। उसने सोचा कि वो गीता को पहले से ही सब कुछ समझा देगा, कि माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करे, उनकी बोली बातों पर ज्यादा ध्यान ना दिया करे। रात को अमित ने अपनी पत्नी से कहा, गीता अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है। गीता ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, भैया भाभी क्यों नहीं आए अमित? अमित ने बिना कुछ छुपाए पत्नी को सब कुछ सच सच बता दिया। गीता माँ और भाभी की आपस में बिल्कुल नहीं पटती। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे, किंतु एक दिन तो माँ ने सारी हद ही पार कर दी। भाभी की सिर्फ इतनी ही गलती थी कि वो बिना नहाए ही रसोई घर में आ गई थी। माँ का मूड खराब हो गया और तू मैं से बात इतनी बढ़ गई कि माँ ने वो कह दिया जो माँ को हरगिज नहीं कहना चाहिए था। ऐसा क्या कह दिया था माँ ने? माँ ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से और मेरे मरते वक्त तक मुझे अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना। भैया घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने माँ के पास आकर कहा, माँ आप ये क्या कह रही हो? अभी आप गुस्से में हो, शांत हो जाओ। माँ ने भैया को भी कह दिया, बीवी का गुलाम बना फिरता है, तू भी चला जा। भाभी रो रही थी, भैया भी रोने लगे, लेकिन माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ। बस उसके बाद भैया भाभी ने अलग रहना ही उचित समझा। रोज रोज की कलह से वे दोनों भी उकता चुके थे। एक ही शहर में अलग होकर रहने से अच्छा भैया ने अपना ट्रांसफर ही करवा लिया। वो भी भाभी की तकलीफ कब तक देखते। थोड़ी गलती भाभी की भी थी। उन्हें वो काम नहीं करना चाहिए था जो माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी, किंतु माँ अपनी ही चलाती थी। सहनशीलता की माँ में भी बहुत कमी थी। गीता ने बीच में टोकते हुए कहा, हाँ अमित तुम सही कह रहे हो, ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। गीता माँ के वो जहरीले शब्द भैया भाभी को कांटे की तरह चुभ गए और उन्होंने घर छोड़ दिया। पता नहीं उन शब्दों के लिए आज तक भी माँ को पछतावा है या नहीं। गीता कटु वचन तो एक तीर की तरह होते हैं, जो एक बार जबान से निकल गए तो निकल गए, फिर वापस नहीं आते। कटु वचन जिसके दिल पर जाकर लगते हैं, उसे ऐसी चोट पहुंचाते हैं कि उनका वो घाव नासूर बनकर पूरी जिंदगी उन्हें परेशान करता रहता है। भैया भाभी के साथ भी यही हुआ है। गीता मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम सब संभाल लोगी। भैया भाभी तो चले गए, किंतु हम माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमें हमेशा यही रहना होगा, माँ के पास। क्या तुम माँ के गुस्से को अपने प्यार और सहनशीलता से काबू में रख पाओगी? अमित तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ संभाल सकूं। अमित क्या माँ को अभी भी इस बात का एहसास नहीं कि उन्हें इस तरह के कटु शब्द नहीं कहने चाहिए थे?
पता नहीं गीता उनके दिल में क्या चल रहा है, किसी को कुछ बताती भी तो नहीं। मैंने कितनी बार उन्हें समझाया कि भैया भाभी को फोन करके बुला लो, लेकिन वो अपनी जिद पर ही अड़ी हुई हैं। अमित और गीता की सुहाग रात की शुरुआत इन्हीं बातों से हुई। उसके बाद सब कुछ भूलकर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। दूसरे दिन उठकर गीता ने कहा, अमित अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे माँ के साथ तालमेल बैठाने में शायद थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैं वैसा ही सब कुछ करूंगी जैसा वो चाहती हैं। थैंक यू गीता, आई लव यू। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। अगले दिन सुबह से ही गीता की संघर्षों से भरी जिंदगी की शुरुआत हो गई। उसने अमित को भरोसा तो दे दिया था कि वो सब कुछ संभाल लेगी, किंतु उसके मन में तूफान उठ रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो सोच रही थी कि हे भगवान, यदि माँ का स्वभाव इतना तेज है तो वो कैसे निभाएगी। हफ्ते 15 दिन तक अपनी बहू पर प्यार बरसाने वाली कविता धीरे धीरे अपने स्वभाव के असली रंग दिखाने लगी। बात बात पर टोकना, गीता के हर काम में कमी निकालना, उसके हाथों से बने भोजन की बुराई करना, सब शुरू हो गया। अमित की बात को ध्यान में रखते हुए गीता ने इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सास की हर तीखी बात को हंसकर सुन लेने वाली गीता अकेले में आंसू बहा लेती थी, लेकिन सबके सामने वही हंसता चेहरा लेकर आ जाती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। इतनी अच्छे स्वभाव वाली बहू पाकर भी कविता का स्वभाव नहीं बदला। उसमें एक बेटे बहू को खो देने के बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं आया था। कविता का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था, जिसके कारण गीता के धैर्य का बांध अब टूट रहा था। अमित सब कुछ जानता था, जबकि गीता कभी भी उससे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करती थी। गीता के चेहरे की झूठी मुस्कुराहट ही अमित के समक्ष सारे राज खोल देती थी। कभी कभी गीता की आंखों में डबडबाए आंसू चोरी छिपे अमित को दिख जाते थे। तब अमित का मन बैठ जाता, क्या करूं, कैसे परिस्थिति को सुधारूं, बेचारा समझ नहीं पाता। कविता हर रोज की तरह आज भी पक्षियों को दाना डालने आंगन में गई। पतझड़ का मौसम कुछ दिन पूर्व ही दस्तक दे चुका था। रात को काफी तेज हवा के साथ आंधी ने अपना भयंकर रूप दिखाया था। कविता के बाहर आने से पहले सुगंधा बाई आंगन की सफाई कर पत्ते बाहर फेंक चुकी थी। कविता ने दाने डाले, लेकिन वृक्ष से कोई भी पक्षी नीचे दाना चुगने नहीं आया। तब कविता ने अपने वृक्ष की तरफ नजर उठाकर ऊपर देखा तो आज उसका हरा भरा लहलहाता वृक्ष सूना दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे सभी हरे पत्ते उसका साथ छोड़ गए थे। ये दृश्य देखकर कविता दुखी हो गई। उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी आंधी का ऐसा रूप देखकर अपना घोंसला छोड़कर कहीं दूर जा चुके थे। कविता सोच रही थी कि उसका हरा भरा वृक्ष कैसे सूखी टहनी की तरह हो गया, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूना। पक्षियों को आराम नहीं, पत्तों का साथ नहीं, इसलिए वो भी यहाँ से चले गए किसी और घने वृक्ष पर अपना नया घोंसला बनाने, जहाँ उन्हें सुकून मिलेगा, उनका मन आनंदित होगा। इतना सोचते हुए उसने अपने आंगन के साथ ही साथ अपने घर के अंदर भी नजर डाली, जो उसे आज इस सूने खाली वृक्ष की तरह ही नजर आ रहा था, जिस पर से कुछ पक्षी सुख शांति की तलाश में कहीं दूर जा चुके थे। एक छोटा सा घोंसला जिसमें उसका बड़ा बेटा और बहू और नाती नीटू रहा करते थे, वो भी। इतना सोचते सोचते ही वो उठकर खड़ी हो गई। उसने फिर सोचा, यदि उसका छोटा बेटा और बहू भी, नहीं, उसे अपने घर को हरा भरा रखना है, इस वृक्ष की तरह सूना नहीं करना है। आज पहली बार उसे अपने बड़े बेटे और बहू की कमी खल रही थी, उनकी याद सता रही थी। वो बेचैन हो रही थी। अपनी गलतियों का एहसास होते ही उसके बोझ तले कविता का दम घुट रहा था। किस तरह अपनी बड़ी बहू को वो ताना मारा करती थी, बात बात पर अपमान करती थी, उसके हर काम में कमी निकालती थी, उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। आज वो यही सब अपनी छोटी बहू के साथ भी कर रही है। वो सोच रही थी, आखिर क्यों उसने ऐसा व्यवहार किया, क्यों बहुओं को बेटी जैसा प्यार ना दे पाई। प्रायश्चित के आंसू उसकी आंखों के नीचे टपक रहे थे। उन्हें पोंछने के लिए आज तो उसके पास केवल एक बेटा बहू है, लेकिन यदि वे भी उसके गुस्से की आंधी के भयंकर रूप से घबराकर अपना घोंसला कहीं और बना लेंगे तो वो क्या करेगी। इस पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों से बिछड़े सूने वृक्ष ने कविता को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया। आज दोपहर को जब वे सब खाना खाने बैठे तो आज पहली बार खाने का पहला खौर खाते ही कविता ने कहा, वाह बेटा, सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही अच्छा खाना है। अमित और गीता एक दूसरे की तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे। कविता के मुंह से ऐसे बेशकीमती शब्द सुनकर गीता फूली नहीं समा रही थी। उसे अपने कानों पर मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था।
बहू बहू कहकर गीता को आवाज लगाने वाली कविता आज दोपहर से ही उसे बेटा कहकर पुकार रही थी। अपनी माँ के अंदर आया ये परिवर्तन देखकर गीता बहुत खुश थी। आज दिन भर घर में किसी तरह की टोका टाकी नहीं हुई। घर का माहौल एकदम खुशनुमा था, सुकून और शांति से भरपूर था। ऐसा माहौल देखकर कविता भी बेहद खुश थी। उसके मन में भी आज कोई तनाव नहीं था, क्योंकि वो आज अपनी गीता के काम में कमियां ढूंढने के बदले उसके काम की अच्छाइयां देख रही थी और ऐसा करके उसे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। गीता के हर काम में कविता मदद भी करने लगी, उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगी। अमित अब हर रोज गीता को खुश देखता और खुद भी खुश होता। ये खबर बड़े बेटे और बहू तक भी पहुंच गई। अमित ने कविता से कहा, माँ भैया का फोन आया था, मिलने बुलाया है, सोच रहा हूँ 3-4 दिनों के लिए जाकर मिल आते हैं। कविता ने कहा, रुक जाओ, और जाकर सीधे फोन उठाया। आज वो अपना अहम छोड़कर, अपना स्वाभिमान छोड़कर उन्होंने अपनी बड़ी बहू को फोन लगा दिया और कहा, हेलो। उधर से बड़ी बहू ने फोन उठाकर कहा, हेलो। कुछ पलों के लिए फिर सन्नाटा सा छा गया। कविता कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन हेलो शब्द सुनकर बड़ी बहू माँ की आवाज पहचान गई थी। उसी ने पहल करते हुए कहा, माँ। कविता फूट फूट कर रोने लगी। उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। तब तक गीता भी वहां आ गई। अपने आप को संभालते हुए कविता ने बड़ी बहू से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। फोन स्पीकर पर था। बड़ा बेटा सलील भी वहीं पर था, वो भी सुनने लगा। बड़ी बहू ने कहा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं बेटा, इस शादी में तुम्हारी तीनों की बहुत कमी लगी। मैं अपने गुस्से में बोले हुए शब्द वापस लेती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, यदि तुम मुझे माफ कर सको तो। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैं जानती हूँ ज्यादातर गलती मेरी ही थी। तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे यह एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का एक मौका दे दो। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो, और प्लीज माँ आप रोना बंद कर दो। गलती तो हमारी भी है। हमें भी आपकी गुस्से में बोली बात के कारण घर नहीं छोड़ना चाहिए था, पर जो हो गया सो हो गया। अब आगे हम सब जितना भी अच्छा कर सकते हैं जरूर करेंगे। हम आ रहे हैं माँ आप सबसे मिलने। बड़ी बहू के फोन रखने के बाद उसने जैसे ही पति सलील की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसने कहा, प्लीज रो मत। सलील ने उसे गले से लगाते हुए कहा, इतने दिनों से मुझे इन्हीं लम्हों का इंतजार था। कुछ दिनों पूर्व गीता के चेहरे पर छाई उदासी देखकर अमित के मन में भी कभी कभी दूर चले जाने का ख्याल आ जाता था, लेकिन अब वो ख्याल उसके दिमाग से गायब हो चुका था। अब तो हर रात गीता के चेहरे की खुशी देखकर ही वो सोता था, चैन से, सुकून से, बेफिक्र होकर। अमित सोच रहा था कि माँ के स्वभाव में यदि बदलाव ना आता तो इस अच्छे बदलाव के कारण ही उसका घर सोना आंगन बनने से बच गया। इसी बीच गीता प्रेग्नेंट हो गई। खुशियां कई गुना बढ़ गईं। बड़े बेटे बहू का आना जाना भी चालू हो गया। वो तो पास के ही शहर में थे, तो हर रविवार घर चले आते थे। सब साथ में सुख और शांति से समय व्यतीत करते। इस तरह एक घर बिखरते बिखरते संभल गया। कविता सोच रही थी, पतझड़ के बाद नई कोपलें फूट जाती हैं, वृक्ष तो फिर से हरा भरा हो जाता है, घोंसले भी बन जाते हैं, पक्षी भी चहचहाते हैं। लेकिन घर से यदि कोई जोड़ा अलग चला जाए तब तो उसका वापस आना लगभग असंभव ही होता है। वो आंगन फिर से वैसा ही हरा भरा कभी नहीं हो पाता। वक्त रहते वो संभल गई, इसलिए छोटा बेटा बहू उसके साथ है, वरना उसके घर पर ऐसा पतझड़ आता कि वो फिर जीवन भर हरा भरा नहीं हो पाता। आंगन में बैठी कविता आज अपने वृक्ष को निहार रही थी, जो फिर से हरा भरा हो गया था। नई कोपलें फूट चुकी थी, पत्तियां बड़ी होकर शोर मचाना शुरू कर चुकी थी, पक्षी घोंसला बना रहे थे। गीता ने भी एक बिटिया को जन्म दिया। घर में भी किलकारियां गूंजने लगी। कविता चिड़ियों को चोंच में दाना लेकर जाती देख रही थी कि वो कैसे अपने बच्चे को खिलाती है। देखते देखते वो सोच रही थी कि कितने प्यार से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, हर दुख भी हंसते हंसते सह लेते हैं, लेकिन बेटे की शादी के बाद क्यों हमारा मन इतना छोटा हो जाता है। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब वो खुद भी नहीं ढूंढ पा रही थी। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।